चलिए, तो आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे, ठीक है, आज हमारा रिवीजन का जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का टॉपिक, वो है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है, और इसका रिवीजन आप जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम में मार्क्स आएगा, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डेट, ईयर, ठीक है, इवेंट्स, साथ में आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जितना टाइम सफिशिएंट हो लीजिएगा, ठीक है, और फिर कॉल देंगे, आप उसमें आंसर कीजिएगा। आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है, हु वाज who was the Soviet Union's leader who decided to turn Cuba into a Russian base and placed nuclear missile in Cuba in 1962? मतलब 1962 में जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, उसके जो मास्टरमाइंड थे सोवियत यूनियन के, वो कौन थे? क्या वो जॉन एफ कैनेडी थे? क्या निकिता क्रुश्चेव थे? क्या लेनिन थे? क्या स्टालिन थे? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि 1962 में जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, उस समय के जो रूस के जो मास्टरमाइंड थे या सोवियत यूनियन के जो मास्टरमाइंड थे, वो निकिता क्रुश्चेव थे। वही जॉन एफ कैनेडी कौन थे? तो ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और व्लादिमीर लेनिन जो है, उन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन में अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, ठीक है। और इसलिए इनको कहा जाता है कि सोवियत यूनियन को फाउंड करने में सबसे बड़ा एक योगदान व्लादिमीर लेनिन का रहा था। वहीं जोसेफ स्टालिन की बात करें तो वो लेनिन के बाद आए थे, जिनको एक ग्रेट डिक्टेटर के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ वियतनाम अलोंग द 17th पैरेलल took place in which year? आपको बताना है कि 17th पैरेलल लाइन जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है, वो कब बना? 1954, 1956, 1957 या 1958? यस सर। रॉन्ग आंसर। आपने आंसर मार्क किया है डी, ठीक है। डी इज नॉट राइट आंसर। हम लोग देखते हैं कि 17th पैरेलल लाइन है, ये हमारा नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में एक मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन को कब खींचा गया था? तो इसको जुलाई 1954 में खींचा गया था, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 1954 होगा। आप एक काम कीजिएगा कि वियतनाम वॉर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसको पढ़ के जाइएगा ताकि उससे क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। क्लियर है? यस सर। ओके, देन सो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 17 पैरेलल लाइन वाज मिलिट्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, ठीक है। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू रिप्रेजेंट्स ए watershed movement in contemporary world politics. In light of the these statement, which
ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताना है कि ए बी सी जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, इन 1945 द एलाइड फोर्सेस लेड बाय यूएस, सोवियत यूनियन, Britain and France defeated the Axis power led by Germany, Italy, Japan, ending the Second World War 1939 से 1945 में जो हुआ था। इसके बाद ऑप्शन बी जो है, the conflict had engulfed particularly all the world main power and had stretched to area outside of Europe, including Southeast Asia, China, Burma, Myanmar and parts of Northeast India. ठीक है, एंड सी दिया हुआ है, द वॉर devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property. And ऑप्शन डी है कि all the above statements are correct. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आपने आंसर सही मार्क किया और राइट आंसर इज डी, बिकॉज ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कैसे कि 1945 में जो वॉर हुआ था वो एलाइड और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। एलाइड में आपका देखने को मिलता है फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएस था, यूएसएसआर था साथ में, और जो एक्सिस पावर था उसमें इटली, जापान, ठीक है, और जर्मनी था। वहीं और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि इसमें और बाकी सारे जो कंट्रीज हैं वो सब भी इंडल्ज हो गए थे, यहाँ तक कि इंडिया भी उसमें शामिल था। एंड ऑप्शन जो सी है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि इसमें ह्यूमन लाइफ्स का बहुत बड़ा एक डैमेज हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन डज नॉट रिप्रेजेंट नाम कॉल। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, उन नाम के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है, प्रोवाइडिंग न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज विथ द एबिलिटी टू परस्यू देयर ओन एजेंडाज। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, नो टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस। सी, ऑन ग्लोबल कंसर्न adhering to a policy of neutrality. Option D, focus on elimination of global economic inequalities. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नाम को सही से नहीं बता रहा है या उसके बारे में गलत है। सर एदरिंग मतलब क्या होता है सर? एडरिंग मतलब उसके लिए काम करना। ठीक है, मतलब क्या नॉन अलाइन्ड मूवमेंट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, ये बोल रहा है। यस सर, सर हो। वेरी गुड। तो आपने सही मार्क किया है, आंसर वो है ऑप्शन सी, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि जो नाम था, नाम मोमेंट, वो कभी भी न्यूट्रलिटी पे बेस्ड नहीं था। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि
जैसे हम लोग पानी एग्जाम्पल है, ठीक है, पानी वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलिटी, उसको जिसके साथ मिलाते हैं वो मिल जाता है। तो नाम कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं था कि जब उनको मन किया तो किसी भी कंट्रीज के साथ, चाहे वो यूएसएसआर हो चाहे यूएसए हो, उसके साथ अचानक से मिल जाए, या तो फिर वर्ल्ड में कहीं कुछ हो रहा है तो उसको कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी जो है, ऑन ग्लोबल कंसर्न्स एडहरिंग टू ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, दिस इज इनकरेक्ट अबाउट नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। तो पहला है डैश अलाउज ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन एंड स्टॉप अदर्स फ्रॉम एक्वायरिंग देम फॉर द पर्पस ऑफ द इट। ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज वन which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive devices prior to dash time, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, मतलब कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? Yes, sir. ओके। वेरी गुड। तो आपने बिल्कुल सही आंसर टिक किया और वो है ऑप्शन सी। बिकॉज हम लोग देखते हैं कि ऐसा जो कंडीशन रखा गया था, ठीक है, कि दूसरे कंट्रीज जो है वो अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हैं जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। तो वो किस ट्रीटी से, नाम जो आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था, ठीक है, उस पे उसमें ये बात की गई थी, एनपीटी ट्रीटी में ये बात की गई थी। और ये क्या बोला था कि जो कंट्रीज 1 जनवरी 1967 के पहले या तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए हो या तो कोई न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट नहीं किए, एक्सप्लोर नहीं किए हैं, वो अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बन सकते हैं, उन्हें नहीं बनने देना है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डैश पॉलिसी वाज adopted as a strategy after the breakup of the Soviet Union and the end of Cold War in dash. The policy as a worldwide movement and as a cornerstone of Indian foreign policy lost some of its former importance and efficacy. आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, ठीक से पढ़ लीजिए। पढ़ लिए?
रॉन्ग आंसर। आपने आंसर क्लिक किया है डी, सोशलिस्टिक एंड 1991 कैसे होगा? देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डैश पॉलिसी वाज डेवलप्ड एज ए स्ट्रेटेजी, मतलब यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस बीच में इंडिया ने नाम पॉलिसी अडॉप्ट किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट किया था, ठीक है। डेवलप्ड एज ए स्ट्रेटेजी आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन डैश, जब 1991 में, ठीक है, जब 1991 में क्या हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, the policy as a worldwide movement and as the cornerstone of Indian foreign policy lost some of its former importance। मतलब ये जो नाम का जो एक इंपॉर्टेंस था, ठीक है, इसकी जो इफिकेसी थी वो अपने आप कम गई, ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following in chronological order of their establishment: Marshall Plan, American President Henry Truman Doctrine about the containment of communism, Korean War और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कोड्स, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आपको बताना है कि इसको कब कैसे, मतलब सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ और सबसे लास्ट में कौन हुआ। जब आपको इस सारे का ईयर पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से करे जाएंगे। पढ़ लिए? Yes, sir. रॉन्ग आंसर। आपने आंसर मार्क किया है डी, ठीक है। सबसे पहले दो, चलिए ठीक है, सबसे पहले ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया था, ठीक है। इसके बाद आपने मार्क किया है तीन, क्या उसके बाद कोरिया वार हुआ था? बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था आपका सबसे पहले क्या हुआ था आपका कि जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है वो 1947 में एग्जिस्ट किया, 1947 में ये आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो मार्शल प्लान था 1948 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले दो, इसके बाद एक, इसके बाद फिर क्या हुआ, कोरिया वार, ठीक है, जो 1953 में है, 1950 से 53 के बीच में हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसके बाद तीन, और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगा, ठीक है, तो चार। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन कम से कम एक दो तो रहेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाम इज करेक्ट। नीचे में तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन वन, द फर्स्ट नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। दूसरा, द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट्स। तीसरा, द 18th समिट वाज हेल्ड इन आर्मेनिया इन 2019। आपको बताना है कि 1 2 3 में से कौन सा सही है, ये आपको क्लिक करना है, ऑप्शन ठीक से पढ़ लीजिए। Yes, sir. ओके,
वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं इसमें से तीनों जो स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों करेक्ट है। कैसे करेक्ट है कि पहला जो सबमिट हुआ था नाम का वो बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। इसके बाद इस समिट को टोटल 25 मेंबर स्टेट्स ने अटेंड किया था, और जो हमारा 18 सबमिट हुआ था वो अर्मेनिया में हुआ था, 2019 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑल द अबव स्टेटमेंट यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इन 1972। अच्छा रुकिए एक मिनट, हाँ क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। ठीक है, इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD जो है पब्लिश्ड टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1972 में क्या हुआ, UNCTAD पब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन द्वारा। व्हाई डिड द रिपोर्ट रिकमेंड दैट द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम इज रिफॉर्म, ये क्यों ऐसा कहा गया था? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है मतलब स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ है इसके लिए, टू अलाउ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑथोरिटी ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज which are now exploited by developed western countries। दूसरा, western countries technological cost should be reduced। तीसरा, to give the last give the least developed countries a bigger participation in international economic institution। तो आपको बताना है कि जो ऊपर में स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए ये तीनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Okay. वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है आपके। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग फीचर ऑफ मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म्ड बाय सुपर पावर्स। ठीक है, सुपर पावर्स के द्वारा नाम और नाटो बनाया गया था, तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो गलत है। पहला है, मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स फॉर सुपर पावर्स। दूसरा है, मेंबर्स कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। तीसरा है, व्हेन ए नेशन अटैक एनी मेंबर कंट्री इट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर ऑफ कंट्रीज। चौथा है, सुपर पावर असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। तो आपको बताना है ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी ओनली 4। Yes, sir. ओके।
Sir, your voice. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका आंसर सही है, ठीक है। ओनली जो स्टेटमेंट 4 जो है वो स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखते हैं कि जो मेंबर स्टेट्स आपके नाटो में शामिल थे उनको कभी ये परमिशन नहीं दिया गया था कि वो जितना चाहे वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं या न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 ये तीनों सही है। स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ओनली 4 इज इनकरेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। असर्शन है, इट वर्थ रिमेम्बरिंग दैट इंडिया इलेक्टेड टू इंक्लूड अदर नॉन aligned countries in this expedition। डी रीजन जो दिया हुआ है, थ्रू आउट द कोल्ड वॉर इंडिया अटेम्प्टेड टू मोबिलाइज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट were not part of the US and USSR led coalition। आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है, ठीक से पढ़ लीजिए। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि अदर मेंबर्स को ये इंक्लूड किया था। और यहाँ पे असर्शन जो दिया हुआ है उसका एक करेक्ट रीजन दिया हुआ है, ठीक है, कि जो कंट्रीज आपके यूएसए या यूएसएसआर में शामिल नहीं थे उन दोनों को शामिल किया जा रहा था नाम में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में या इस ग्रुप में, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट या ट्रू and R is correct explanation of A। Right answer is A। Next question। Assertion रीजन ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पढ़ना है ठीक से और बताना है। Assertion दिया हुआ है, 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapon in Cuba, the American became aware of it। ठीक है, रीजन जो दिया हुआ है वो ये है, the Cold War was not simply a matter of power rivalries of military alliance and of the balance of power। ठीक है, आपको देना है आंसर ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, ठीक से पढ़ लीजिए। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आपने असर्शन रीजन का अभी जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप ये जानने में, ये पहचानने में अब समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है रीजन जो है असर्शन को या नहीं दे रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स है, बट जो रीजन है कि द कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर रिवार्जिस मिलिट्री अलायंस, ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है असर्शन दिया हुआ है, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। रीजन जो दिया हुआ है, द वर्ल्ड वॉर
ended when United States dropped two atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. पहले 6 अगस्त को, ठीक है, इसके बाद 9 अगस्त को किया गया था, causing Japan to surrender and ideological conflict between USA and रसिया, USSR, ठीक है, और उसके बाद ये शुरू हो गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ए बी सी डी में, ठीक से पढ़ लीजिए। वेरी गुड। यहाँ पे देखते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड वॉर वॉज नॉट एन इंटेंस वॉर बट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये कौन से प्रिंसिपल है, क्या कैसे बेस्ड था, क्या ये डायरेक्ट वॉर था, क्या इनडायरेक्ट वॉर था, क्या ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस था, या डी ऑप्शन क्या बोथ 2 and 3 इनडायरेक्ट वॉर एंड लॉजिक ऑफ डिटरेंस। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा कोल्ड वॉर था वो दोनों था, एक तरह से वो इनडायरेक्ट वॉर था, ठीक है, और दूसरी तरफ से वो एक लॉजिक ऑफ डिटरेंस था। डिटरेंस का मतलब क्या होता है कि इतना पावर रखना ताकि हमारे जो सामने है वो हमसे डरे, ठीक है, यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो आर्म रेस है वो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच में देखने को मिलता है, आर्म रेस काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, North Atlantic Treaty Organization (NATO), also called as Western Alliance, came into existence in dash. It was एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। जब ये बना था तो 12 स्टेट थे इसमें, ठीक है, वो दिया हुआ है और बताया गया है, पूछा है आपसे कि कब बना था, कब एग्जिस्ट हुआ था, 4 मई 1949, 4 जुलाई 1949, 4 सितंबर 1949 या 4 अप्रैल 1949। Sir. वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं नाटो वाज एग्जिस्टेड इन 4 अप्रैल 1949, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नाटो जो बनाया गया था वो यूएसए की तरफ से बनाया गया था अपने एलाइड मेंबर कंट्रीज के साथ जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। और इसका जो अगर आप देखें कि इसी के फिर विरोध में वार्सो पैक्ट जैसा जो एक बॉडी था वो 1955 में यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया अपने ग्रुप मेंबर के द्वारा। नाटो जो है उसको हम लोग ईस्टर्न अलायंस बोलते हैं या वेस्टर्न अलायंस बोलते हैं, बताइए।
सर वेस्टर्न अलायंस। वेरी गुड। नाटो को हम लोग वेस्टर्न अलायंस बोलते हैं, जो व्हाट्सएप एक्ट था उसको ईस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजों को आप माइंड में रखिएगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। द 5 फाउंडिंग ऑफ नाम आर जोसेफ ब्रोज टिटो, नेहरू, नसर, सुकार्नो एंड क्रुमा। ठीक है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है, द फर्स्ट नाम समिट was held in Belgrade in 1961. It was attended by 25 member states. तीसरा जो है स्टेटमेंट वो ये दिया हुआ है, 18 समिट वाज हेल्ड इन अजरबैजान in 2019. It included 120 member states and 17 observer states. तो आपको बताना है कि of the above statement which among the following are correct. यस सर। Okay. वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जो आपका साल्ट 1 था वाज साइंड बिटवीन सोवियत लीडर ब्रेजनेव एंड यूएस प्रेसिडेंट निक्सन इन मॉस्को ऑन। ये कब साइन किया गया था? 26 मई 1972, 26 मई 1979, 26 मई 1968 या नन ऑफ द एबव? कुछ बोल रहे हैं आप? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर जो है वो 26 मई 1972 यानी कि ऑप्शन ए है। कुछ बोल रहे थे आप? हैंड रेज किया आपने? नो सर, वो सर ऑप्शन पढ़े नहीं थे सही से, लेकिन बाद में पढ़ लिए। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। सॉल्ट वन ट्रीटी किसके किसके बीच हुआ था? तो यूएसएसआर और आपका यूएसए के बीच में हुआ था। ठीक है। यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था उसकी तरफ से ब्रेजनेव थे और यूएस तरफ से निक्सन थे, प्रेसिडेंट निक्सन। ठीक है। और ये 1972 में हुआ था। आपका जो जितना भी आर्म्स ट्रीटीज हुआ था, ठीक है, सीटीबीटी, एलटीबीटी से लेके, ठीक है, आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये सारों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका कौन पार्टिसिपेट किए, कब हुआ, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन यहां से जरूर आ जाए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो एनपीटी ट्रीटी हुआ था, साइंड इन, वो कौन कौन से जगह पे साइन किया गया था 1 जुलाई 1968 को? क्या वो वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को था? क्या वो वाशिंगटन, मॉस्को एंड पेरिस था? क्या वो मॉस्को, पेरिस, लंदन था? क्या वो इंडियन, लंदन और अर्जेंटीना था? ए बी सी डी में आपको आंसर देना है। मैंने आपको 16 सेकंड का टाइम दिया है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, आराम से कीजिए।
वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो नाम जो आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था, ठीक है, एनपीटी ट्रीटी, वो 1968 1 जुलाई को साइन हुआ था और ये कौन कौन से जगह पे हुआ था, तो ये वाशिंगटन, लंदन एंड मॉस्को, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, वेन वॉज व्हाट्सएप पैक्ट कैम इनटू एंड, व्हाट्सएप पैक्ट कब खत्म हो गया था, 1990, 1990, 1991, 1992 या 1994? यस सर। वेरी गुड। तो राइट आंसर इसका जो है वो आपने सही दिया है, वो है ऑप्शन बी, ठीक है। 1991 का टाइम था जब हम देखते हैं कि व्हाट्सएप एक्ट को फाइनली आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इसको भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कोल्ड वॉर, इनमें से कौन सा इवेंट है जो कोल्ड वॉर से संबंधित नहीं है, बर्लिन वॉल, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, अरब स्प्रिंग या नाटो? वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, ठीक है, चूंकि हम लोग देखते हैं जो अरब स्प्रिंग है 2010-11 में शुरू हुआ, ठीक है, वो 21st सेंचुरी का कहानी है, वो आपका 20th सेंचुरी का कहानी नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, अरब स्प्रिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कोल्ड वॉर, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस जो आपका चैप्टर 1 था, ठीक है, उसका रिवीजन के क्वेश्चंस आज कंप्लीट हुए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस से काफी फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट।